हाय हेलो सभी को नमस्कार। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर धातु और अधातु। और ये हमारी सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी पीछे 90 दिन 90 मैराथन, उसी को आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने बात की थी नॉन मेटल की। किसकी बात की थी? नॉन मेटल की। मैंने कहा था अधातु पे हमने धातु की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो हमने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। और आप जाकर अपनी प्लेलिस्ट वगैरह में उसे देख सकते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। और आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं अधातुओं के गुणधर्म, मतलब नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अधातु की थोड़ी सी बात करते हैं। अधातु होती क्या है बेसिकली? तो याद रखना, अधातु अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट में थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जो हमारे पास में अधातु है वो क्या होती है? देखिए, अधातुओं को क्या कहते हैं? नॉन मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन मेटल कहते हैं। और अधातु हमें कहाँ पे मिलती है? तो याद रखना, ये धातुओं की तुलना में कम होती है। ये धातुओं की तुलना में क्या होती है? कम होती है। धातुओं की तुलना में कम होती है। आगे देखो, आगे हमारे पास अगर बात करें तो अधातुओं की तुलना में कम होती है। कौन होती है? नॉन मेटल, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधातु। ये अधातु में अगर बात करूं तो कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और इसके अलावा हाइड्रोजन हो गया। ये जितने भी हमारे पास एलिमेंट आते हैं ये सभी की सभी अधातुएं हैं। अधातुओं की अगर मैं बात करूं तो मेन उनकी जो प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है कि अधातुओं में क्या आता है। स्टार्टिंग में बात करें तो ब्रोमीन आता है। क्या आता है? ब्रोमीन, जिसे मैं क्या कहता हूँ? Br के नाम, Br से भी इसे प्रेजेंट किया जाता है। Br इसका क्या है? तो याद रखना, रासायनिक प्रतीक है। ये क्या है इसका? रासायनिक प्रतीक। इसे हम रासायनिक प्रतीक से शो कर सकते हैं। Br भी ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में होती है। कैसी अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में। मतलब ये हमें लिक्विड फॉर्म में मिलती है। किस फॉर्म में मिलती है? लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जितनी भी हमारे पास अधातुएं हैं वो या तो ठोस होती है या फिर गैस अवस्था में मिलती है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट आपको फैक्ट ये याद रखना है कि जो ब्रोमीन है वो अधातु होते हुए भी द्रव अवस्था में मिलती है। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा सभी अधातुएं कैसी होती है? ठोस या गैस होती है। कैसी होती है? या तो हमें ठोस मिलती है या फिर हमें गैस के रूप में मिलती है। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनकी बात करेंगे। इंपॉर्टेंस फैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? इंपॉर्टेंस फैक्ट्स की। अब इसमें अगर बात करें तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? मरकरी। तो मरकरी को हम किससे प्रेजेंट करते हैं? Hg से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं? Hg से प्रेजेंट करते हैं। और तो याद रखना, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं क्या होती है? कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट बात क्या है? मैंने कहा कि अधातु के अंदर जितनी भी अधातुएं हैं वो या तो ठोस होती है या फिर गैस रूप में होती है। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में मिलती है। लेकिन उसके आगे चलें तो आगे हमने पढ़ा सब धातु के बारे में। धातु में अगर बात करते हैं मरकरी के बारे में, तो मरकरी एक ऐसी धातु है जो हमें द्रव अवस्था में मिलती है। किस रूप में मिलती है? द्रव अवस्था में मिलती है। तो याद रखना, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है। अगर मैं धातुओं की बात करूं, धातुओं का क्या होता है? गलनांक अधिक होता है। सब जितनी भी धातुएं हैं उन सभी का गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। गलनांक क्या होता है? जिस पॉइंट पर वह गलना शुरू होती है उसे मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कहते हैं। अगर मैं बात करूं गलनांक की, तो गलनांक के अंदर क्या आता है? तो याद रखना, दो इंपॉर्टेंट धातुओं को याद रखना है हमारे पास में। एक तो होती है गैलियम और एक हमारे पास में होती है सीजियम। गैलियम और सीजियम ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक क्या होता है?
बहुत ही कम होता है। इनका गलनांक क्या होता है? बहुत ही कम होता है। और इन दोनों धातुओं को हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है। अगर इनको हथेली पर रखा जाता है तो ये पिघलने लगती है। मैंने इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर दिया है। याद रखना, हथेली पर रखने पर कौन सी धातुएं पिघलने लगती है? तो हम कहेंगे सर हथेली पर रखने पर गैलियम और सीजियम धातुएं गलने लगती है। क्यों गलने लगती है? क्योंकि इनका गलनांक बहुत कम होता है, लेकिन जितनी भी धातुएं हैं उनका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। अगर हम बात करें आगे चले इसी क्रम में, तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है। लेकिन सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या था? आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आयोडीन हमारे पास में क्या है? अधातु है। लेकिन धातुओं और अधातु हमने कंपैरिजन किया था कि धातुएं होती है वो चमकीली होती है और अधातुएं चमकीली नहीं होती। लेकिन आयोडीन क्या है? यहाँ पे अधातु है, फिर भी ये क्या है? चमकीला होता है। कैसा होता है? चमकीला होता है। आगे हम चले 3 नंबर बात करें, कार्बन ऐसी अधातु है जो भिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। कार्बन अलग अलग रूपों में पाया जाता है। कार्बन क्या होता है? अलग अलग रूपों में पाया जाता है और अलग अलग रूपों में पाए जाने के कारण उसे अपर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। अगर मैं बात करूं अपर रूप में, तो प्रत्येक रूप को उसको क्या कहते हैं? प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्येक रूप अपर रूप कहते हैं। अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना। हमने क्या स्टार्टिंग में पढ़ा? हमने अधातुओं के बारे में पढ़ा। अधातुएं कौन सी होती है? जो धातुओं की तुलना में कम है। और अधातु की बात करूं, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये हमारे पास में जितना भी मटेरियल है इसे अधातु के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं ब्रोमीन, ब्रोमीन भी ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है। उसके अलावा सभी धातुएं अधातुएं कैसी होती है? ठोस या गैस होती है। महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात की कि मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन धातुओं का गलनांक अधिक होता है। इसी वजह से धातुओं का गलनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। लेकिन बात करें गैलियम और सीजियम, इनका गलनांक बहुत कम होता है और ये कमरे के ताप पर हथेली पर रखने पर क्या हो जाती है? पिघलने लगती है। सेकंड मैंने पॉइंट की बात की कि आयोडीन अधातु होते हुए भी कैसा होता है? चमकीला होता है। ठीक है। और उसके बाद में कार्बन की बात करते हैं। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक कार्बन विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है और इसके प्रत्येक रूप को क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर रूप। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसे नोट डाउन कीजिए या मैं साइड में हट जाता हूँ थोड़ी सी देर के लिए। आपको तब तक स्क्रीनशॉट लेना है और उसको बाद में अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे हम जो पढ़ेंगे वो अपर रूप के बारे में बात चल रही थी, तो अब अपर रूप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए हम किसकी बात करेंगे? अपर रूप की। अगर मैं बात करूं अपर रूप की, तो इसमें देखिए अपर रूप की थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है। और अपर रूप में हम क्या पढ़ेंगे? तो हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन एक ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है। कार्बन एक ऐसी धातु है जो विभिन्न या अलग अलग रूपों में विद्यमान होती है। उन्हीं रूपों को हम क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। और उसी अपर रूप में पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हीरे के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं? डायमंड, या मैं कह सकता हूँ हीरा कह सकते हैं। उसे हम क्या कह सकते हैं? हीरा कहते हैं। तो उसी की हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए देखिए हम किसकी बात करेंगे? अपर रूप में सबसे पहला जो पॉइंट है हम पढ़ेंगे हीरे के बारे में। ठीक है, हीरा। और हीरे को क्या कहते हैं? डायमंड हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? डायमंड। देखिए
हीरे की अगर मैं बात करूं तो हीरे में क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा, तो हम कह सकते हैं सर ये कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है ये? कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का अपरूप है। ये क्या है? कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का अपरूप है। उसके अलावा अगर बात करें तो हीरा क्या है? सबसे कठोरतम धातु है। हीरा सबसे कठोरतम अधातु है। कैसी अधातु है ये? अधातु। 2 मिनट के लिए ब्रेक चाहिए क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। हम दोबारा से पढ़ेंगे। हम किसके बारे में बात करेंगे? तो हीरे के बारे में बात करेंगे। हीरे से पहले हम कार्बन की बात कर रहे हैं। और कार्बन में क्या होता है? कार्बन में क्या होता है? विभिन्न रूपों में कार्बन का पाया जाना, कार्बन का पाया जाना ही अपर रूप कहलाता है। ही अपर रूप कहलाता है। अगर मैं अपर रूप की बात करूं तो अपर रूप में मेन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा है? तो मैं कह सकता हूँ सर कार्बन है, नहीं सॉरी हीरा है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? डायमंड की, जिसे हम क्या कहते हैं? हीरा। अगर मैं हीरे की बात करूं तो हीरा क्या है अपने आप में? तो कार्बन का ही एक अपर रूप है। इसको क्या बोल सकते हैं? कार्बन का एक अपर रूप है। अपर रूप है ये। अगर मैं बात करूं तो ये कैसा है? सबसे कठोरतम धातु है। सबसे कठोरतम क्या है? अधातु है। सबसे कठोरतम अधातु है ये। चलिए हमने बात की हीरा क्या कार्बन का स्वरूप है। अगर हम बात करें कि ये क्या है? सबसे प्रकृति में हम कह सकते हैं सर ये प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ है। प्रकृति में क्या है? सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हम कहेंगे सर हीरा है। क्यों है? कठोरतम की अगर मैं बात करूं तो क्यों है? तो हम कह सकते हैं कि सर जो हमारे पास में हीरा होता है ना, कठोरतम क्यों है? क्योंकि इसका गलनांक और जो क्वथनांक है, मैं कह सकता हूं क्योंकि इसका गलनांक प्लस जो क्वथनांक है, गलनांक प्लस क्या है? क्वथनांक है, वो बहुत अधिक है। गलनांक प्लस क्वथनांक बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। गलनांक प्लस क्वथनांक क्या है? बहुत अधिक है। आगे चलें तो इसी का दूसरा जो पार्ट आता है उसका नाम है ग्रेफाइट। क्या आता है? ग्रेफाइट। हम किसकी बात करेंगे अब? ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट क्या होता है? तो हम कहेंगे सर ये भी क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है। तो हम कह सकते हैं यह भी कार्बन का एक अपर रूप है। क्या है ये? अपर रूप है। अगर मैं बात करूं तो ये विद्युत का सुचालक होता है। ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है। हमने बात की कि सर यहाँ पे विद्युत का क्या होता है? ये सुचालक होता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि देखिए ग्रेफाइट अधातु में आता है या मेरे को कार्बन अधातु में आता है, उसके बावजूद भी ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इसमें कारण क्या बताना है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मुक्त
इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और उसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या है, विद्युत का सुचालक है। तो एक बार दोबारा से हम इनसे रिपीट करते हैं भी हमने क्या पढ़ा कार्बन के बारे में। कार्बन क्या होता है, विभिन्न रूपों में कार्बन का पाया जाना ही अपर रूप कहलाता है, पहली बात। दूसरी हमने पढ़ी सर इसमें हीरा, हीरा क्या है, कार्बन का एक अपर रूप है। उसी के नीचे अगर हमने बात की कि प्रकृति में सबसे ज्यादा या सबसे कठोरतम जो पार्ट है, कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो हमने बात की कि सर कौन सा है, हीरे की है, हीरा है। क्यों है, क्योंकि इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा है। हमने सेकंड बात की ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट क्या है, यह भी एक कार्बन का अपर रूप है। दूसरी बात, ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जिसके कारण ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। हमने अभी तक कार्बन के अपर रूप के बारे में बात करी है। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करके कुछ फैक्ट्स और हैं जिन पे अब हम बात करेंगे। तब तक के लिए मैं साइड में हट जाता हूं। आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और उसको बाद में अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, ताकि बाद में आपके पास अच्छे और बेस्ट क्वालिटी के नोट्स हों, ताकि बोर्ड्स के एग्जाम में जाने से पहले उनको आप रिवाइज कर सको। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे के टॉपिक को। ठीक है, हम पढ़ेंगे अब क्षारीय धातुओं के बारे में। ठीक है, तो आपको हेडिंग क्या लगानी है, छोटी सी हेडिंग लगानी है, क्षारीय धातुएं। किसकी बात करेंगे हम, क्षारीय धातुओं की बात करेंगे। क्षारीय धातु में क्या कौन 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 सी धातु आती है, तो याद रखना लिथियम, ठीक है, उसके बाद में सोडियम, उसके बाद में पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये जो हमारे पास में धातुएं हैं। ठीक है, इन धातुओं को हम क्या कर सकते हैं, इन धातुओं को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। हमने क्या कहा, लिथियम सोडियम पोटेशियम धातुओं को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, आसानी से काटा जा सकता है। अब कहोगे सर क्यों काटा जा सकता है, काटा जा सकता है, इसके पीछे कारण क्या है कि इनको ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। अगर हम बात करें कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, इसी के अंदर अगर मैं बात करूं कि इनको क्यों काटा जा सकता है, वाई, रीजन क्या है, तो अगर क्यों के जवाब ढूंढेंगे तो हमें पढ़ने को क्या मिलेगा, जानने को क्या मिलेगा कि इनका घनत्व प्लस जो गलनांक होता है वो हाई होता है, अधिक होता है। तो हम कहेंगे सर इनका घनत्व प्लस इसका गलनांक है वो क्या होता है, तो हम कहेंगे सर ज्यादा होता है। वो क्या होता है, ज्यादा होता है अधिक होता है, अधिक होता है, या ज्यादा या अधिक होता है। इसी कारण ये क्या है, इन्हें चाकू से आसानी से काटा नहीं जा सकता। ठीक है, कम होता है, सॉरी ज्यादा नहीं होता, ज्यादा होता है तो इसको काट नहीं सकते थे। ये क्या होता है, इनका गलनांक और क्वथनांक, इनका जो घनत्व और हमने बात की गलनांक की, ये क्या होते हैं, कम होते हैं, और कम होने की वजह से इनको क्या कर सकते हैं, हम आसानी से काट सकते हैं, आसानी से काटे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ लिया। किसके बारे में पढ़ा, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। क्यों काटा जा सकता है, क्योंकि इनका घनत्व प्लस गलनांक बहुत ही कम होते हैं। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं, थोड़ी सी पॉइंट की ओर बात करते हैं। उसके बाद में हम जैसे हमारा टॉपिक खत्म होगा तो इसके जो बुक के अंदर जो आरबीसी की बुक है या मेरे को एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी साथ साथ में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, कुछ पॉइंट और हैं वो पढ़ लेते हैं। अधिकांश धातुएं ऑक्साइड प्रदान करती है। हमें क्या लिखना है कि अधिकांश
इसको यहाँ से लिख सकते हैं हम, इसको एक बार रफ कर देते हैं, ठीक है। नया पॉइंट यहां से लिखना है, अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती है। अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती है जो जल में घुलकर अम्ल बनाती है।